गुड इवनिंग। आप सभी का अपने इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत। हम पिछली 2 क्लासों में मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में अल्लट और जतर सिंह के बारे में पढ़ा था और अब हम आगे की शुरू करेंगे। अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, इनका जो शासनकाल है वो 1302 से लेकर 1303। कब से कब तक है? तो 1302 से लेकर 1303। इस समय जो दिल्ली का सुल्तान है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक भारतीय इतिहास के अंदर महत्वाकांक्षी शासक हुआ है और कहा जाता है कि भी ये दिल्ली का पहला सुल्तान हुआ था जिसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दक्षिण भारत पर इसने हमले करना शुरू कर दिए थे। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर ये दक्षिण भारत में हमले करेगा तो ठीक नाक के नीचे पड़ा राजस्थान पे हमला करेगा। तो 1303 के अंदर इसने अपने मेवाड़ पे आक्रमण किया था और उसी जो उसने हम एक युद्ध पढ़ते हैं, उस युद्ध के क्या क्या कारण रहे थे वो हम पढ़ेंगे। पहला कारण तो इसका यही था। कारण क्या क्या थे? पहला कारण था इसका अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति। अब दूसरा रीजन रहेगा इसके अंदर चित्तौड़ का। जो चित्तौड़ दुर्ग है उसका सामरिक और व्यापारिक महत्व। सामरिक व व्यापारिक महत्व ध्यान देना भी, मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है सामरिक। एक तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो एक ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ऐसा कहा जाता है कि एग्रीकल्चर होती है। जिस दुर्ग के अंदर एग्रीकल्चर खेती हो रही है, पानी के सोर्सेज अच्छे रहेंगे, जिसकी चारदीवारी जो मजबूत है, अगर यहाँ पर दुश्मन जल्दी से आक्रमण भी करता है तो इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो सुरक्षित रहेंगे अपने हिसाब से। तो इसी तरह इस चित्तौड़ दुर्ग का अपने आप में सामरिक महत्व है। और दूसरा मैंने यहाँ लिखा व्यापारिक महत्व। अब एक बात पे ध्यान देना, ये जैसे मान लो अपना राजस्थान है और ये यहाँ पर पड़ता है अपने गुजरात, और गुजरात के यहाँ पर टच करता हुआ मालवा हरा भरा प्रदेश है। मालवा हरा भरा प्रदेश है, खेती अच्छी होती है। जिस प्रदेश के अंदर खेती अच्छी होगी तो वहां पर कर भी ज्यादा मिलेंगे और रेवेन्यू सिस्टम अगर ज्यादा रहेगा तो उस राजा की सेना शक्तिशाली ज्यादा रहेगी। अगर सेना शक्तिशाली रहेगी तो राजा अपने आप में ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो दिल्ली में बैठा कोई भी सुल्तान ये चाहेगा कि उसके अंडर में मालवा रहे। और दूसरा जो अपने पास एक और है ये गुजरात। और गुजरात व्यापारिक महत्व, व्यापार के नजरिए से देखें तो गुजरात का अपने आप में अलग महत्व है, क्योंकि गुजरात में जो बंदरगाह है और अरब कंट्री की तरफ से जो भी अपने व्यापार हुआ करते थे वो अपने गुजरात तट के ऊपर आएंगे, क्योंकि यही एक मार्ग खुला था। तो इस कारण से गुजरात का अपने आप में महत्व हो जाता है। तो भी इस प्रकार चित्तौड़ का अपने आप में सामरिक और व्यापारिक महत्व। तीसरा इसका क्या रीजन था? तीसरा, इस समय दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण होने शुरू हो गए थे। मंगोलों के आक्रमण होने शुरू हो गए थे। अब अलाउद्दीन खिलजी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था अगर बाय चांस मंगोल दिल्ली पे कब्जा कर लेते तो अपने कहाँ जाएंगे, अपने भी तो कोई ऐसा दुर्ग होना चाहिए जहां पर अपने सुरक्षित रह सकें। और उत्तर भारत में इस समय सबसे कोई सुरक्षित दुर्ग है वो कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। तो अलाउद्दीन खिलजी की कहीं ना कहीं ये मन में विचार आ रहे थे कि मैं चित्तौड़गढ़ को अपने उसमें कब्जे में कर लूं और अगर कल को अगर कोई ऐसी वैसी बात हो भी जाती है तो मैं यहाँ पर कहाँ जाके रहने जाएंगे? चित्तौड़ रह जाएंगे। तो 3 कारण मेन कौन से? पहला तो अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा है चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व। और अब देखो चित्तौड़, अगर
दिल्ली के अंदर बैठा कोई भी शासक अगर गुजरात या मालवा पे आक्रमण करेगा तो उसे चित्तौड़गढ़ होकर जाना पड़ेगा। तो एक तो देखो चित्तौड़गढ़ से दिल्ली की दूरी काफ़ी है। अगर मान लो कोई भी दिल्ली का शासक है वो चित्तौड़गढ़ पे कब्जा कर लेता, मान लो अलाउद्दीन ने कब्जा कर लिया और एक बार अलाउद्दीन यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ से लूटपाट के ले गया, कर वगैरह ले गया, तो अब हर साल इसका आना मुश्किल था। तो यहाँ पर जो चित्तौड़ की जो जनता थी वो हर साल टैक्स नहीं बेच सकती थी, इसलिए और इधर गुजरात और मालवा पे उसका कोई अधिकार नहीं रह पाता था। इस कारण से अलाउद्दीन ने सोचा क्यों ना मैं चित्तौड़गढ़ जीत, पहले गुजरात और मालवा जीते हैं फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़ जीते हैं। तो गुजरात और मालवा के अंदर जो भी जो गुजरात और मालवा को कंट्रोल करने की कोई एक जगह थी वो कौन सी थी, अपने चित्तौड़गढ़ थी। यहाँ से चित्तौड़ में रहकर हम गुजरात और मालवा को अच्छे तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं। ये रीजन भी एक अपने आप में बढ़ा रहा था। तो 3 रीजन हो गए, कौन कौन से हो गए? अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा चित्तौड़ का सामरिक व्यापारिक महत्व और तीसरा कौन सा, मंगोलों का आक्रमण। आगे और देखें क्या क्या कांड रहे थे। अगला जो एक बड़ा रीजन रहा था 1299 में, रतन सिंह के पिता थे समर सिंह। रतन सिंह के पिता कौन थे? समर सिंह। भी कहा जाता है कि 1299 के अंदर अलाउद्दीन गुजरात आक्रमण के लिए जा रहे थे। तो जब गुजरात जा रहे थे, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको गुजरात जाना है तो चित्तौड़गढ़ पार करके जाना पड़ेगा। तो समर सिंह ने अलाउद्दीन से कहा, अलाउद्दीन अगर तू मेरे को मार्क कर दे देता है, टूल टैक्स दे देता है, तब यहाँ से निकल जाना। अलाउद्दीन ने कहा, अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं भी, देख लो समर सिंह जी, आप भी रह जाओ मैं भी रह जाऊं, आपस में भाईचारे की बात है, स्टाफ की बात है, देख लो अगर आप टैक्स नहीं लेते हो तो। बोला ना ना, कर तो दे के जाना पड़ेगा। अलाउद्दीन ने कहा सोच ले। बोला सोच लिया। बोला मैं गुजरात जा रहा हूँ, आते टाइम देखूंगा फिर तेरे को। बोला आते टाइम जो होगी देखी जाएगी, एक बार तो तू यहाँ पर कर जमा करा के जा। तो समर सिंह ने अलाउद्दीन से टैक्स ले लिया था। यहाँ पर क्या ले लिया था? मार्क कर। अब कोई भी बात होती है तो अपने भूल जाते हैं, लेकिन पास वाले भूलने नहीं देते जी। एक दिन कहते हैं कि अलाउद्दीन दरबार लगा के बैठा हुआ और अलाउद्दीन कहता है कि मैंने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया है और मैं पूरे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। तभी कोई सामने मंत्री बैठे, उन्होंने हंसने लगे। तो अलाउद्दीन ने पूछा हंस क्यों रहे हो? बोला जी नहीं, अपनी हमारी कोई खुद की बात थी, वैसे हंसी आ गई। बोला नहीं पता होता कि वो जो एक टोल टैक्स होता है, टोल टैक्स। बोला हाँ, अपने एक बार चित्तौड़ गए थे। बोला हाँ चित्तौड़ गए थे, तो समर सिंह ने टोल टैक्स ले लिया था। अब लोगों ने इसकी बातें बनानी शुरू कर दी, इसलिए कारण से ये चित्तौड़ दुर्ग अब अलाउद्दीन की प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुका था। लोग जीने नहीं देते ऐसे, प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुका था। 1299 में कहां पर आक्रमण करने जा रहा था ये? गुजरात। मार्क कर किसने लिया था? समर सिंह ने। और अलाउद्दीन की प्रतिष्ठा का भी क्या बन चुका था? ये सवाल बन चुका था। एक चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव, चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव भी इस समय समर सिंह के टाइम में भी, बाद में रतन सिंह के टाइम में भी, कोई भी राजा चाहेगा कि मैं अपना साम्राज्य का विस्तार करूं, तो रतन सिंह भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। अब कहते हैं भी मेवाड़ की जो बाउंड्री कहीं ना कहीं दिल्ली के टच करने लगी थी और दिल्ली के अंदर कोई भी बेटा सुल्तान ये नहीं चाहेगा कि उसके पास वाला राज्य शक्तिशाली हो जाए। ये भी अपने आप में एक बड़ा रीजन है। और एक और अगला रीजन आप सारे जानते हो, मुझे इसे बताने की जरूरत ही नहीं है। पद्मिनी। एक ही रीजन ये भी रहा था। पद्मिनी किसकी रानी थी? ये रावत रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी। लेकिन अगर इस रीजन को हम निकाल भी दें तो भी काम चल जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन पूरे भारत पे आक्रमण कर रहा है, तो क्या हर जगह पद्मिनियाँ थोड़ी ना बैठी है। और वैसे भी लुगाइयों के लिए युद्ध नहीं किए जाते। 5-6 रीजन इसके मेन रीजन थे। पहला रीजन क्या था? तो इसमें अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा था चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व, तीसरा था मंगोलों के आक्रमण, और चौथा कौन सा रहा इसमें? 1299 में समर सिंह ने मार कर ले लिया था। पांचवा था चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव, और छठा अपने आप में क्या हो गया? पद्मिनी। तो अपने थोड़ी सी पद्मिनी की बात कर लेते हैं कि कौन थी, कैसी थी, कहाँ की राजकुमारी थी।
वैसे है तो जी कहानियां ही है, और कहानियां कभी इतिहास नहीं होती, लेकिन फिर भी अपने तो पढ़ते ही आ रहे हैं, पढ़नी पड़ेगी। पद्मिनी कहते हैं ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। अब ये कौन सा द्वीप है? आज का श्रीलंका। आज का कौन सा हो गया? श्रीलंका। इसके पिता का नाम था गंधर्व सेन। पिता का नाम इसके गंधर्व सेन। इसकी माता का नाम था चंपावती। माता कौन थी इसके? चंपावती। और हमने तो अपनी कहानियों के अंदर ये भी बताया है भी, एक बार एक हीरामन तोता, तोते तक का नाम दे दिया हमने यहाँ पर। हीरामन तोता उड़ के आया रतन सिंह जी के पास, बोला रतन सिंह जी यहाँ से 7 समुंदर पार एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी आपका इंतजार कर रही है, आप चलिए। और कहते हैं रतन सिंह जी उस हीरामन तोते के पीछे पीछे चल के श्रीलंका चले गए, सिंहल द्वीप चले गए थे। कहते हैं बस 7 साल भटकते रहे वहाँ पर। लेकिन 7 साल भटकने के बाद जब उनका धन वगैरह समाप्त हो गया, तो कहते हैं रतन सिंह 6-7 साल वहाँ पर भटकने के बाद रतन सिंह के पास जो भी धन था वो समाप्त हो गया। कहते हैं रतन सिंह ने अपने जोगी बन गए थे। एक दिन वैसे ही महल के आसपास घूम रहे थे तो गंधर्व सेन बाहर आए, तो उन्होंने देखा भी एक नया चेहरा, नवयुग इस अवस्था में साधु था। कि उसने पूछा भी जेंटलमैन यहाँ कैसे, और इस साधु के वेश में? तब रतन सिंह ने कहा कि मैं मेवाड़ का महाराणा हूँ। मेवाड़ का नाम सुनते ही गंधर्व सेन की थोड़ी आंखें खुली, क्योंकि मेवाड़ अपने आप में बहुत बड़ा नाम था। बोला जी राजा जी अपने हमारे यहाँ पर आने क्या रीज़न है? बोला रीज़न जी आपके महलों में है, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अब श्रीलंका वालों की क्या औकात कि वो मेवाड़ को मना कर दे। अपने जब भारत का नक्शा लेकर आते श्रीलंका का मैप फ्री में आता है, तब कहते हैं रतन सिंह जी किससे शादी करके आए थे? पद्मावती से शादी करके आए थे। अब देखो इसके अंदर मैं बात कहूँ, ये इस कहानी के अंदर ये बताया गया कि वहां पर रतन सिंह जी 6-7 साल भटके थे, लेकिन ये राजा तो ये 2 साल रहा है। 1302 से लेकर 1303 तक कहानियां है जी, काव्यात्मक लहजे से बनाई गई है, काव्य है ये पद्मावत। आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे पद्मावत के बारे में, किसने लिखा था, क्या लिखा था। लेकिन हम इसे इतिहास की दृष्टि से पढ़ने लग गए, लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया, हमने पढ़ने शुरू कर दिए, अभी चल ही रहा है जी। अब देखो अब जब शादी करने के बाद रतन सिंह वापिस आ गए चित्तौड़, तो कहते भी एक दिन पद्मिनी अपने महलों के अंदर घूम रही थी, और रतन सिंह के दरबार में थे पंडित जी थे राघव चेतन। हालांकि विद्वान आदमी था, ये विद्वान था राघव चेतन। इसने पद्मिनी को देखा, और ये पद्मिनी कि कहते हैं कि पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि जब पद्मिनी जब पानी पिया करती थी, यहाँ से दिखा करता था, उसके पानी कटों से दिखता था। राघव चेतन ने पद्मिनी को देखा, और पद्मिनी को देखते ही मूर्छित होकर गिर गया। और उसके बाद रतन सिंह जी आए। रतन सिंह ने कहा पंडित जी ऐसे कैसे, लोगों की लुगाइयों पे बुरी नजर रखते हो तुम? तो कहते हैं भी रतन सिंह ने राघव चेतन को यहाँ से निकाल दिया। राघव चेतन चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के पास जाके पूछा, बोले अलाउद्दीन कैसे? बोले पंडित जी अपने मजे, तुम सुनाओ। बोले यार तेरे काय के मजे रतन सिंह के हैं। बोले ऐसे कैसे? तो उसके पास इतनी सुंदर राजकुमारी तूने अपने सपने में नहीं देखा हुआ। अलाउद्दीन ने कहा मैं भी उसे देखना चाहूँगा। तो उसने कहते हैं अलाउद्दीन ने चित्तौड़ किले के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण तो क्या किया उसने? घेर के बैठ गया। ये जैसे ये चित्तौड़ है, घेरा डाल के बैठ गया यहाँ पर। कुछ दिन बैठा रहा, बट चित्तौड़ दुर्ग के अंदर कहते हैं चित्तौड़ दुर्ग इतना बड़ा दुर्ग है कि उसके अंदर कई महीनों या कई सालों तक का राशन उसके अंदर भंडारण करके रखा करते थे भी। अगर दुश्मन का आक्रमण होता है या अपनी सेना छोटी पड़ती है, तो हम अंदर रह के युद्ध को क्या करेंगे? डिफेंस करेंगे। लेकिन फाइनली जब अलाउद्दीन की पार यहाँ पर नहीं पड़ी, तो कहते हैं कि अलाउद्दीन में कमीनापन जगीरा की तरह कूट के भरा था ये। उसने रतन सिंह से कहा कि रतन सिंह जी मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ। जब अलाउद्दीन कहते हैं कि संधि करने के लिए अंदर आया, अलाउद्दीन जब शाम को या फिर दिन में वो खाना खाने के लिए बैठे थे, तो नीचे तालाब के अंदर ऊपर शीशे से परछाई पड़ रही थी। परछाई पड़ने के कारण कहते पद्मिनी जैसे ही महल के ऊपर से निकली, अलाउद्दीन को परछाई दिख गई और अलाउद्दीन उस परछाई पे मोहित हो गया था।
अब बाद में कि जैसे ही पद्मिनी वहां से पास से निकली तो पद्मिनी की परछाई उस तालाब के अंदर पड़ी और अलाउद्दीन कहते हैं अलाउद्दीन परछाई को देख के मोहित हो गया था। बाद में अपने तो रिवाज ये है कि घर पे अगर कोई भी मेहमान आया हुआ है तो हम उसको सी ऑफ करने बाहर तक जाते हैं। जैसे रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए बाहर जा रहे थे तो अलाउद्दीन ने अपनी चाल चल दी और रतन सिंह को वहां पर क्या कर लगे, अपहरण करके ले गए थे और कह गए अगर आपको रतन सिंह चाहिए तो पद्मिनी मेरे पास से ले आना, भी आप पद्मिनी को मेरे को सौंप दो और मैं आपको रतन सिंह वापस सौंप दूंगा। और पद्मिनी कहते हैं कि जितनी सुंदर थी उतनी ही चतुर और बहादुर स्त्री थी। और पद्मिनी कहती कि मैं अलाउद्दीन के पास जाऊंगी। और जब पहले यही होता है भी जो भी अपने रानियां राजकुमारियां बाहर जाती तो पालकी में बैठ के जाती थी और आगे आगे पालकी पद्मिनी की और पीछे पीछे जितने पालकी थी उसमें सब में क्या थे, सैनिक बिठाए हुए थे। अब पद्मिनी के एक तो थे गोरा और बादल, ये दोनों वो चाचा भतीजा थे। क्या दोनों ये चाचा भतीजा। पद्मिनी ने गोरा बादल को साथ लिया और कहाँ चले गए, अपने दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर पद्मिनी ने कहा भी अलाउद्दीन से, अलाउद्दीन मुझे अंतिम बार रतन सिंह जी से मिलने थे। अलाउद्दीन ने कहा भी चलो मिल लो। कहते हैं कि वहाँ दूसरी साइड में उनके कैंप लगे, वहाँ जाके मिल लो। पद्मिनी जितनी चालाक उतनी बहादुर थी और पद्मिनी ने रतन सिंह के आसपास जो भी उसके अलाउद्दीन के बॉडीगार्ड या सैनिक खड़े हुए थे उनको मारा और रतन सिंह को वहाँ से निकाल लिया। पद्मिनी रतन सिंह को लेकर आगे निकल गई और पीछे गोरा और बादल की सेना क्या थी, तैयार खड़ी थी। अलाउद्दीन को जब इस बात का पता चला तो अलाउद्दीन अपनी सेना पीछे भेजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पद्मिनी रतन सिंह को लेकर निकल चुकी थी। बाद में गोरा और बादल अलाउद्दीन की सेना के साथ लड़ते हैं। इसमें कई इतिहासकार तो ये कहते हैं इसमें गोरा शहीद हो गया था, कई कहते हैं नहीं हुआ, दोनों बच गए थे। लेकिन अपने काम की बात ये भी गोरा और बादल पद्मिनी रतन सिंह को वहां से निकालने में सफल हो गए थे। अब इस बात से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत गुस्सा आया, उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया 1303 में। 1303 चित्तौड़ पर आक्रमण, चित्तौड़ पर आक्रमण। कहते हैं भी स्टार्ट के जब आक्रमण किया तो रतन सिंह की जितनी भी जनता थी, जितनी भी सेना थी, वो सारी की सारी किले के अंदर जाके बैठ गई थी। कहानियां अपनी ये कहती कि अलाउद्दीन 8 महीने तक बाहर बैठा रहा था। लेकिन जब इतना लंबा समय हो गया तो इतना लंबा समय होने के बाद चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर जो भी राशन था, जो भी अन्न था, जो भी पानी था, वो समाप्त होने लग गया था। अब जब किसी भी दुर्ग में अन्न और पानी की जब समाप्ति होती है तो अपने पास एक प्रक्रिया करते, एक प्रथा थी अपने साका करने की। क्या करने की? साका करने की। अगर असली मायने में माने तो जब तक अपने हिंदू राजा थे वो जब आपस में युद्ध किया करते, जब तक अपने ऐसी कोई प्रथा थी नहीं, क्योंकि अपने सीधा था भी अपने पुरुष आपस में लड़ रहे हैं, स्त्रियों के इसमें कोई भाग नहीं है। लेकिन जब से मुस्लिम आक्रमणकारी आने शुरू हो गए थे उनका यही उद्देश्य था भी अगर सामने वाला दुश्मन हारता है तो ठीक है, वरना उसकी स्त्रियों को उठा लो। लेकिन जब ये प्रथाएं जब मुस्लिम आक्रमणकारियों की होनी शुरू हो गई तो अपने वाली जो रानियां थी वो किसी दूसरे पुरुष के साथ जाने से अच्छा है कि उन्होंने सोचा भी क्यों ना हम अग्नि में प्रवेश करके क्या हो जाए, मृत्यु का वर्ण कर ले। तब से ये प्रथा चली गई, चल पड़ी। इसके अंदर दो होते हैं, दो प्रक्रिया होते हैं, एक होता है जोहर, एक होता है केसरिया। जोहर इसमें महिलाएं करती हैं और केसरिया इसमें पुरुष करते हैं। जब फाइनली चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अंदर का सारा राशन समाप्त हो गया तब कहते हैं भी पद्मिनी ने यहाँ पर 1600 रानियों के साथ, पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ, अन्य महिलाओं के साथ जोहर किया। और यहाँ पर कहते हैं भी केसरिया कौन करता है? अपने रतन सिंह। केसरिया कौन करते हैं? अपने रतन सिंह। अब केसरिया का मतलब ये जी
अंदर महिलाएं जोहर की ज्वाला में बैठ चुकी हैं, अब आपको बाहर निकलना है। और केसरिया का मतलब यही है कि बाहर जितने भी दुश्मन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। अब जो मनुष्य अपने पीछे महिलाओं को, बच्चों को जलाकर आया, उसका जीवन में एक ही उद्देश्य बचता है कि मेरे को तो मरना ही, क्यों ना मैं दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा के मरूं। अपने देख राजस्थान में दो ही है, नाना गीगा गीगला जामण कामण गे है, नाना गीगल गीगला भी छोटे छोटे बच्चों को जामण गामण गे है, जामण कामण गे है भी जिसने जन्म दिया है, जिसके साथ उसकी शादी हुई है, बड़ बाड़िया निज हाथ सू भी जो अपने हाथों से उनको जला के आया है, कर्तव्य ऊंचो ने, उसका कर्तव्य हमेशा ऊंचा रहेगा। तो यही बात है। अब फाइनली 25 अगस्त डेट याद रखना भी है, 25 अगस्त 1303। 1303 को यहाँ पर चित्तौड़ का पहला साका होता है, चित्तौड़ का पहला साका, चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था? तो 25 अगस्त 1303 को। इसमें जोहर किसने किया था? पद्मिनी ने किया था। केसरिया किसने किया अपने? तो रतन सिंह ने किया। किसका आक्रमण हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। अब आप जैसे जैसे अपने हिस्ट्री आगे पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा कि राजस्थान में ज्यादातर जो अपने साके हुए थे ये अलाउद्दीन के कारण हुए थे। ज्यादातर साकों के अंदर जैसलमेर वाला पढ़ेंगे, अपने इधर जालौर वाले पढ़ेंगे, रणथंभौर का पढ़ेंगे, ये चित्तौड़ वाला एक हो ही गया। इसके अंदर ज्यादातर के अंदर अलाउद्दीन के टाइम में अपने यहाँ पर ज्यादा साके हुए थे। तो ये देखो हो गया आगे समझ। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण है, और इसमें साके के अंदर जोहर किसने किया? पद्मिनी ने किया है। और केसरिया किसने किया? अपने रतन सिंह ने। कब किया था? 25 अगस्त 1303 को। अब जब किस हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, तो अलाउद्दीन की सेना को खूब ज्यादा नुकसान पहुंचा। अलाउद्दीन बुखला गया इस युद्ध के अंदर, इतने ज्यादा नुकसान हो गया। अब उसने सोचा क्यों ना मैं अंदर किले के अंदर जाकर किले को लूट लूं। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन किले के अंदर घुसा तो अलाउद्दीन को किले के अंदर राख के सिवाय कुछ नहीं। तो अलाउद्दीन बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उसको। और अलाउद्दीन ने जो अंदर निर्दोष जनता बैठी थी उनको मारना शुरू कर दिया। कहते हैं अलाउद्दीन ने यहाँ पर बाहरी नरसंहार किया। 30,000 लोग काटे इसने। कितने काटे? 30,000 लोग। इसने चित्तौड़गढ़ को बर्बाद ही कर दिया। जब जाते टाइम कहा कि मैंने चित्तौड़गढ़ को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, अब मेरा बेटा है खिजर खां, और खिजर खां को मैं यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, और ये खिजर खां इस चित्तौड़ को वापस आबाद करेगा। इसीलिए ये चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या कर देता है? खिजराबाद। क्या कर दिया इसने? खिजराबाद। नाम याद रखना भी, 2-3 नाम चेंज करेगा ये। चित्तौड़गढ़ का नाम इसने क्या कर दिया? अपने खिजराबाद। किसके नाम पर कर दिया? अपने बेटे खिजर खां के नाम पर कर दिया था। आई बात समझे? अब इस बात की जानकारी मिलती कहां से है, कहां पर इस युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो हम कहते हैं भी 1325 के पास 1325 में चित्तौड़ में ही 1325 में चित्तौड़ में एक दरगाह है दार, चित्तौड़ की दरगाह के अंदर दाइबी पीर की दरगाह। किसकी दरगाह है? दाइबी पीर की दरगाह। इस दाइबी पीर की दरगाह के पास से हमें अभिलेख मिला है। कहां से मिला है? दाइबी पीर की दरगाह के पास से एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख के अंदर ये बात कही गई है कि रतन सिंह ने अलाउद्दीन ने यहाँ पर चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, चित्तौड़ को जीता था। चित्तौड़ को जीतने के बाद में अपने बेटे को यहाँ पर शासक नियुक्त किया था, और उसने 30,000 लोग यहाँ पर निर्दोष कटवा दिए थे। इस बात की जानकारी में कहां से मिलती है? तो 1325 के चित्तौड़ के पास में, चित्तौड़ के अंदर ही दाइबी पीर की दरगाह के अंदर से मिलती है। जब खिजर खां यहाँ पर रहने लग गया, खिजर खां यहाँ पर काफी साल रहा था, तो इसने एक तो जब भी हम पढ़ते हैं ना चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी नदी के तट पर स्थित है। तो इसने गंभीरी नदी के तट पर एक पुल का निर्माण करवाया था। किसने? खिजर खां ने। खिजर खां ने किस पर कराया था? गंभीरी नदी के तट पर। कौन सी नदी है? गंभीरी नदी। एक इसने यहाँ पर मकबरे का निर्माण भी करवाया। मकबरे का निर्माण। जब इसने मकबरे का निर्माण करवाया
तो इस मकबरे के निर्माण के अंदर इसने फारसी भाषा में अभिलेख लगवाया। और ये भी है भी बाहर से जितने भी अपने मुस्लिम आक्रांता या आक्रमणकारी ने यहाँ पर अभिलेख लगवाए थे या कोई प्रशस्ति वगैरह लिखवाई थी, उनकी भाषा फारसी थी। किस भाषा में लिखवाया था? फारसी भाषा में। इसके अंदर कहता है इसने इस अभिलेख के अंदर इसने अपने पापा की खूब बड़ाई की है। मेरे डैडी ऐसे, मेरे पापा ऐसे, मेरे पापा ऐसे। इसने कहा कि मेरे पापा दूसरा सिकंदर है। क्या है? दूसरा सिकंदर। जिस तरह सिकंदर ने दुनिया जीत ली थी, उसने सानी की उपाधि धारण की थी, उसी प्रकार मेरे पापा ने क्या जीत लिए? दुनिया जीत ली। क्या है? दूसरे सिकंदर। एक इसने कहा मेरे पापा ईश्वर की छाया है। किसकी छाया है? ईश्वर की छाया। बोल मेरे पापा ईश्वर की छाया है। और एक इसने कहा भी मेरे पापा संसार के रक्षक है। संसार के रक्षक। क्या क्या बोलता है ये? दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी, ईश्वर की छाया और संसार के रक्षक। अब भाई साहब यहाँ पर कई दिन रह गए। कई दिन रहने के बाद में मन नहीं लगा इसका। बोले मैं जाऊंगा दिल्ली चला गया अलाउद्दीन के पास। अलाउद्दीन पूछा वापस कैसे आ गया? बोले पापा मेरा नहीं मन लगा वहां पर, किस दूसरे को भेजो। हम जब आगे एक जालौर में एक शासक पढ़ेंगे कानड़देव सोनग्रा। जब अलाउद्दीन खिलजी जालौर पे अपना कब्जा कर लेता है तो कानड़देव सोनग्रा का भाई था मालदेव सोनग्रा। कौन है? मालदेव सोनग्रा। मालदेव सोनग्रा कहते हैं भी मालदेव की लंबी लंबी मुच्छें थी, इसलिए इसे बोलते हैं मुच्छों वाला सोनग्रा। मुच्छाड़ा सोनग्रा। मुच्छाड़ा सोनग्रा। सोनग्रा भी चौहानों की ब्रांच है। आगे पढ़ेंगे हम चौहानों के बारे में। सोनग्रा चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। सोनग्रा चौहानों की ब्रांच है। जब मालदेव वहां पर जालौर के अंदर रहकर अलाउद्दीन के विरुद्ध लड़ाइयाँ कर रहा था तो अलाउद्दीन ने कहा कि मालदेव क्यों लड़ाइयाँ कर रहा है? बिना मतलब का पिट जाएगा। तो एक काम कर, जालौर तो मैं तेरे को वापिस दूंगा नहीं। अपने पास एक जगह पड़ी है तो राजस्थान की सबसे बेहतरीन जगह चित्तौड़, तू तो चला जा चित्तौड़। कहते हैं बाद में फाइनली कई दिनों तक मालदेव यहाँ पर रहा था। अब इस युद्ध की जानकारी में कहाँ से मिलती है और कहाँ से मिलती है? तो अलाउद्दीन का एक दरबारी कवि था अमीर खुसरो। इसने किताब लिखी थी खजाइन उल फतुह। खजाइन उल फतुह फारसी नाम है जी। 2-3 बार बोलोगे जी पे अटक जाएंगे। कौन सी बुक है? खजाइन उल फतुह। इसी का एक नाम और मिलता है तारीख ए अलाई। तारीख ए अलाई इसी का नाम है। इससे तारीख ए अलाई। इस किताब के अंदर अमीर खुसरो ने इस अपने जो चित्तौड़गढ़ वाले साके का पूरा आंखों देखा वर्णन किया है। भी ऐसे करके यहाँ पर साका हुआ था। इस बात की जानकारी में कहाँ से मिलती है? खजाइन उल फतुह से। इसकी किताब है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो किसका दरबारी था? तो अपने अलाउद्दीन का दरबारी था। दूसरा इसका नाम क्या मिलता है? अपने तारीख ए अलाई। हम अब थोड़ी सी बात पर आते हैं, पद्मावत वाली बात पर आ जाते हैं। शेरशाह सूरी के समय शेरशाह सूरी का एक दरबारी था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी किसका दरबारी? अपने शेरशाह सूरी का दरबारी। इसने 1540 के अंदर 1540 में एक बुक लिखी पद्मावत। क्या लिखी? पद्मावत। इस पद्मावत किताब के अंदर, इसका पद्मावत बुक के अंदर इसने कहा भी जो पद्मिनी थी वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। ये बुक लिख रहा है 1540 में। और ये घटना कब की है? 1303 की। घटना कब की? 1303 की। 1303 की घटना आप 1540 में लिखोगे तो कहानियां खूब सारी बनती है अपने तो राजस्थान के। लेकिन पद्मावत की जो, हालांकि पद्मावत काव्य की बुक है, आप हिंदी के अंदर इसे काव्यात्मक लहजे से पढ़ा सकते हो, लेकिन पद्मावत का आप हिस्ट्री नहीं मान सकते क्योंकि काव्य अपने आप में, पोइट्री अलग अपने आप में अलग बात है, इतिहास अपने आप में अलग बात है।
मलिक मोहम्मद जायसी एक अच्छा कवि है और कवि कल्पनाएं कर सकता है भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अपने तो कवियों के बारे में लाइन कही जाती है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। भी हम कल्पना करके सूर्य, कवि कल्पना करके सूर्य के उस पार पहुंच सकता है। तब कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की कल्पना है ये पद्मावत है, रियल नहीं है। और इस बात में अपने एक राजस्थान के एक राइटर हुए थे सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, ध्यान रखना भी अपनी बुक है इसका मिश्रण कर देती है, मिश्रण है जी। ये बूंदी के अंदर एक राजा के दरबार में था सूर्यमल मिश्रण, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे। बूंदी सूर्यमल मिश्रण ने कहा भी रहे झूठी है ना पद्मावती वाली कहानी, तो मलिक मोहम्मद जायसी झूठी सुना रहा है। और अपने तो राजस्थानी के दोहे भी इस बात को दर्शाते भी है, पद्मावत अपने राजस्थान की थी। अपने तो राजस्थान के दोहे हैं, पुगल गडरी पद्मणी तू रानी सिरमोड़, पुगल गडरी पद्मणी तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जन्म लियो पर्णीगढ़ चित्तौड़। के पुगल उस समय, अभी तो बीकानेर का भाग है, लेकिन उस समय किसके था, जैसलमेर रियासत में था। पुगल गडरी पद्मणी तू रानी सिरमोड़ भी जैसलमेर जन्म लिया, तेरा जन्म तो कहाँ हुआ, जैसलमेर हुआ है, और पर्णीगढ़ चित्तौड़, और चित्तौड़ में, चित्तौड़ के अंदर तेरी क्या होगी शादी। और अपने तो कहानियां और भी कहती है कि जैसलमेर में, पुगल में एक राजा हुए थे पुण्यपाल भाटी, पुण्यपाल भाटी, ये पद्मिनी इसकी बेटी थी, पुण्यपाल भाटी की बेटी थी। तो ये भी अपने थे रावल रतन सिंह। इसके बारे में अच्छी से पढ़ना और ध्यान से देखना, अच्छे राजा हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, खूब सारे फैक्ट हैं। और शाखा कौन सी चल रही थी, रावल शाखा। अब थोड़ा सा हम और पढ़े आगे। देखो हमने बप्पा रावल से शुरू किया था, बप्पा रावल से शुरू किया था। बप्पा रावल की जो शाखा कौन सी है, रावल चल रही है, रावल शाखा चल रही है अभी तक। बप्पा रावल की लिनेज में एक राजा हुए रण सिंह, या उसका एक नाम और मिलता है करण सिंह, रण सिंह या करण सिंह। अब इसके दो बेटे हैं, एक तो छेप सिंह, एक था राहब। एक राजा कौन अपने, राहब। अब जो बड़ा बेटा है छेप सिंह, ये चित्तौड़ का राजा बना हुआ है, चित्तौड़ का राजा। इसकी जो उपाधि है वो है रावल, उसकी उपाधि कौन सी है, रावल। ध्यान देना, बप्पा रावल के ही उसमें नीचे पीढ़ी के अंदर राजा कौन हुए, रण सिंह या करण सिंह। उस रण सिंह का एक बेटा कौन है, छेप सिंह, एक बेटा क्या नाम अपने, राहब। और जो छेप सिंह वो कहाँ के राजा बने हुए, चित्तौड़ की। शाखा कौन सी है, रावल। अब देखो अगर मान लो ये एक राज्य, राज्य की एक राजधानी है, इस राजधानी के अंदर बड़ा भाई या एक राजा बना हुआ है, लेकिन इसके पास में जो भी और ठिकाने बने हुए छोटे छोटे, क्या बने हुए ठिकाने। राजा इन ठिकानों को अपने भाइयों को दे देते थे। एक भाई के पास 5 गांव है, एक भाई के पास 10 गांव है, एक भाई के पास 8 गांव है। इस प्रकार से क्या होगा, इनको जागीर दे दिया करते थे, उनको बोलते हैं जागीरदार। जागीर दे दी तो उनको क्या बोल दी, जागीरदार। और एक मैं अच्छा इसको शब्द बोलूं, सामंत। क्या बोलते हैं, सामंत। राहत थे ये के एक ठिकाना पड़ता है अपने सिसोदा, ठिकाना कौन सा पड़ता है अपने, सिसोदा। सिसोदा के सामंत थे राहत। और इनका जो टाइटल था, इनका जो टाइटल था वो था राणा। सुनना बात, देखो देखना एक बार, राजा का टाइटल रावल और सामंत का टाइटल क्या है, राणा। अब इसी छेप सिंह के आगे पीढ़ी में चल के राजा हुए समर सिंह, जो हम पढ़ चुके हैं एक बार। इन्हीं का बेटा था रतन सिंह। समर सिंह का बेटा कौन होगा, रतन सिंह। ठीक है। अब रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही रण सिंह के, छेप सिंह की जो रावल शाखा थी वहां पर क्या होगी, समाप्त। क्या होगी, समाप्त हो गई। इसलिए हम कहते हैं भी रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। रावल शाखा का अंतिम शासक कैसे, हमने पढ़ा बप्पा रावल की पीढ़ी में कौन है, रण सिंह, उसका जो बड़ा बेटा है छेप सिंह। छेप सिंह के बाद वहां पे आगे चलकर समर सिंह हुआ, समर सिंह के बाद रतन सिंह बने। रतन सिंह अलाउद्दीन के साथ युद्ध हार जाता है और शहीद हो जाते हैं। तो रतन सिंह के बाद में रावल शाखा क्या होगी, समाप्त। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो कौन थे अपने, रतन सिंह। अब इधर देखो, अब राहत की ही एक
आगे चल के पीढ़ी में राजा हुए लक्ष्मण सिंह। कौन हुए? लक्ष्मण सिंह। ये बताओ तो पुराना। राजा कौन है? लक्ष्मण सिंह। सामंत कौन बढ़ा एक बार? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि जिस टाइम रतन सिंह साका कर रहे थे, साके के अंदर होता ही है भी अपने सारे भाइयों और बंधुओं को बुला लो, साथ में बड़े राजा के साथ लड़ने जा रहे हैं तो आप आइए हमारी सहायता करिए। तो लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों के साथ आया था। किसके साथ आया था? अपने 7 बेटों के साथ आया था रतन सिंह। अब यहाँ क्वेश्चन ये बन जाए भी रतन सिंह के समय सिसोदा का जागीर सामंत कौन था? लक्ष्मण सिंह। कौन था? लक्ष्मण सिंह। इसका एक बड़ा बेटा था हरि सिंह। बड़ा बेटा कौन है इसका? हरि सिंह। एक इसका बेटा था अजय सिंह। हरि सिंह की एक कहानी छोटी सी, ये कहते हैं हरि सिंह को शिकार खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन कहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। जैसे ही खेतों से जा रहे थे तो वहां पर एक लड़की अपनी भैंसें चरा रही थी। तो जैसे हरि सिंह और उसके दोस्त पास से निकले तो किसी हरि सिंह के एक दोस्त ने उस लड़की को कुछ बोल दिया या छेड़ दी या फिर कुछ टोंट मार दिया। तो कहते भी जो लड़की थी उसके पास रस्सी थी, उसने रस्सी को राम जाने कैसे घोड़े की तरफ फेंका। तो उस फेंक के जब उसने वापस खींचा तो पहले तो घोड़ा गिरा, उसके बाद में घुड़सवार गिरा। तो हरि सिंह ने देखा कि कितनी बहादुर लड़की है, जब बहादुर लड़की है मैं इसे शादी करूंगा, मैं इसे क्या करूंगा? शादी करूंगा। और जब ये वहीं पर पास में रहा करते थे, कहते हरि सिंह इसके पापा के पास गया। अब लड़की के पिता की क्या औकात कि वो हरि सिंह को मना कर दे। उस लड़की की शादी किससे हो गई थी? हरि सिंह से हो गई थी। लेकिन दिक्कत तब हुई जब हरि सिंह को ये पता चला ना कि मैं पापा कैसे बताऊंगा। वही बात है, अपने बाहर कोई कांड करके आ जाते घर पे आकर आने की बताने की औकात नहीं, घर वाले चमड़ी उधेड़ दे चमड़ी। यही बात इसको हरि सिंह को डर लगी, पापा जानते चमड़ी तारा को और की बनी। तो हरि सिंह ने उस रानी को अलग रखा और उस रानी से ही उनका बेटा हुआ हमीर। बेटा कौन हुआ? हमीर। इधर हरि सिंह तो कहते उस साके के अंदर काम आ गए थे, अजय सिंह बच गया था। अजय सिंह का एक बेटा था सज्जन सिंह। अजय सिंह का बेटा कौन है? सज्जन सिंह। हाँ, हालांकि ये मम्मी और बेटा, ये दोनों मम्मी और बेटा दोनों अलग रह रहे थे। बाद में अजय सिंह को पता चला कि मेरी भाभी जी भी है और मेरा एक भतीजा भी है। तो तब अजय सिंह कहते हैं अमीर को वापस ले आए थे। वापस लाने के बाद में कहते हैं एक बार किसी दुश्मन ने अपने सिसोदा पे हमला कर दिया था। तो हमला करने के बाद अजय सिंह ने सज्जन सिंह से कि सज्जन जाओ युद्ध करके आओ। सज्जन हो गया वहां पर और सज्जन सिंह से पार नहीं पड़ी। हालांकि कहते उस समय अमीर थोड़ा छोटा जरूर था। तो अमीर ने कहा कि अंकल 1 चांस मोर, मैं देखूं करके। तो कहते अजय सिंह ने कहा कि तू छोटा ही है, बोले पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अमीर जाता है वहां पर, दुश्मन को हरा देता है। हराने के बाद में अजय सिंह ने कहा भी अगला सामंत कौन बनेगा? अपने हमीर बनेगा। कौन बनेगा? हमीर। सज्जन ने कहा पापा ऐसे कैसे, मैं रह गया। बोल देख यार, मेरे बड़े भैया थे हरि सिंह, वो साके के अंदर काम आ गए। अगर वो जिंदा होते तो वो सामंत बनते, उनका बेटा था हमीर, ये सामंत बनता। अब मैं यही प्रक्रिया निभा रहा हूँ। कहते बाद में सज्जन सिंह नाराज होकर चले गए थे महाराष्ट्र। कहाँ चले गए थे? महाराष्ट्र। पहली क्लास याद कर लो, हमने पढ़ा था कि गुहिल वंश की एक शाखा कहाँ थी? महाराष्ट्र थी। वो किससे शुरू हुई थी? अपने सज्जन सिंह से। और इसी सज्जन सिंह की पीढ़ी में आगे चल के बहुत बड़े राजा हुए थे, महाराजा छत्रपति शिवाजी। महाराजा छत्रपति शिवाजी। ये हमीर के बारे में क्या थी? प्रारंभिक जानकारी थी। अगली क्लास में मारना हमीर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। और याद करने की कोशिश करें, एक दिन का नहीं, पीछे का 2 या 3 दिन का रिवीजन जरूर करें। और अपने जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी, वो अपने चैनल पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर जो ये वीडियो देख सकते हैं। और अगले वीडियो में पढ़ेंगे राणा हमीर को। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।